our previous continuation। हम लोगों ने कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस स्लाइड में दो इम्पोर्टेंट स्लाइड बची थी। वन इज द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम ये दो चीज़ को पहले ख़त्म करेंगे और उसके बाद में नई आपकी स्लाइड स्टार्ट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमारे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हालांकि प्रोग्रामिंग से तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन एक हमने समझा था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में था। अब हम सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या एडवांटेजेस, बेनिफिट्स या फिर फ़ायदे हो सकते हैं उसको हम समझना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें समझाना है कि थ्रू इनहेरिटेंस, हमने इनहेरिटेंस को लास्ट लेक्चर में समझा था, जिसके अंदर में आपका मल्टीपल क्लास के बीच में रिलेशनशिप्स बताई जाती है। तो इनहेरिटेंस में हम टॉप टू डाउन का कंसेप्ट रख सकते हैं, जिसमें कि आपका जो प्रीवियस क्लास है नए क्लास के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाएगी उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इनहेरिटेंस को यूज करने का है कि रिडंडेंट कोड, हमारे को जो कोड है वो हम बार बार जो कोड लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कभी कोई कोड एक से ज़्यादा बार लिखने का ज़रूरत पड़ रही है, तो उस केस में मैं उसको रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो रिडंडेंट हो रहा है, मतलब एक से ज़्यादा बार आपके प्रोग्रामिंग में दिख रहा है। तो उस केस में जैसे मुझे आउटपुट करना है, तो आउटपुट करने के लिए बार बार मुझे एक मैसेज पास करके एक फंक्शन बना सकते हैं और ये रिडंडेंट चीज को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। तो दिस रिडंडेंट कोड जो होता है, एक होता है रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा का मतलब है कि आपका जो डेटा है आपके डेटाबेस में, वो डेटाबेस से कनेक्टेड होता है रिडंडेंट डेटा। तो उसमें ये चीज़ समझाई जाती है कि हमारा जो डेटा है वो रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डेटा रिडंडेंट हो गया, जैसे कि सपोज मैं स्टूडेंट की लिस्ट बना रहा हूँ, तो उस स्टूडेंट की लिस्ट में अगर मेरा इनरोलमेंट नंबर, जो कि मेरा हर स्टूडेंट का एक प्राइमरी की रहता है या उसका एक प्राइमरी इंडेक्स रहता है, उससे मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पास में कितने स्टूडेंट्स का रोज है। तो उस केस में अगर एक से ज़्यादा इनरोलमेंट एक जैसे हो जाएंगे तो हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड का सोचना पड़ता है। तो डुप्लीकेट के लिए हमें रिडंडेंट को हटाना पड़ता है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रिडंडेंट कोड आता है। तो रिडंडेंट कोड का मतलब वही डुप्लीकेट कोड होता है, मतलब एक बार आप यूज करें तो ठीक है, लेकिन आप एक से ज्यादा बार यूज करते हैं तो वो हमारे प्रोग्रामिंग के लिए ठीक नहीं होता है। तो इट शुड बी इलिमिनेटेड, है ना, दिस शुड बी इलिमिनेटेड। तो कैन बी इलिमिनेटेड लिखा है यहाँ पे, मैं तो शुड बोल रहा हूँ। शुड बोलने का मतलब है कि होना चाहिए, और कैन बी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये रिडंडेंट कोड को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। एंड एक्सटेंड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, ये बहुत यूजफुल चीज है। एक्सटेंड द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपने पुराने क्लास से नए क्लास में जब जाते हैं तो पुरानी चीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, अब सेकंड सेमेस्टर में है, तो आपने अपनी पुरानी चीज को एक्सटेंड कर लिया है।
एक्सटेंड का मतलब हमने पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड पढ़ा, अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। तो एक्सटेंड द यूज ऑफ दिस फर्स्ट सेमेस्टर क्लास। तो फर्स्ट सेमेस्टर क्लास का हम इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तो रिडंडेंट कोड को इलिमिनेट कर सकते हैं, और दूसरा हम अपनी बेस क्लास को, जो भी हमारा प्रीवियस मेमोरी है, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड दिस is not possible in the procedure oriented approach, जो कि आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि प्रोग्राम कैन बी बिल्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड वर्किंग मॉड्यूल, है ना, दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर रेदर देन हैविंग टू स्टार्ट writing the code from scratch code from scratch। तो ये एक writing the code from scratch, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसको क्या मतलब समझ में आया आपको? देखिए, आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको समझाने की एक बार अच्छे तरीके से कोशिश करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो राइटिंग द कोड फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि हम उसे ABCD नॉलेज से लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें अपना प्रोग्राम स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स का बन सकता है। तो स्टैंडर्ड मॉड्यूल का अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को कम्युनिकेट कर सकता है, उस केस में हम अपने कोड को स्क्रैच कोडिंग से नहीं लिखेंगे, हम उसको इनिशियल स्टेप से नहीं लिखेंगे, हम उसे एक्सटेंड मोड में लिखेंगे। तो इससे क्या फायदा है? विच हैपन्स प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में नहीं होता है। एंड दिस लीड टू सेविंग द डेवलपमेंट टाइम एंड हायर प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपना प्रोग्राम स्क्रैचिंग से लिख रहे हैं तो आपका जो डेवलपमेंट टाइम है और आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि आप अपना प्रोग्राम को जो 5-10 मिनट में लिख सकते हैं, हो सकता है उसे आप आधे घंटे या 1 घंटे में लिखेंगे, और इस कारण से इसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। अगर हमें डेवलपमेंट टाइम अपने प्रोग्राम का और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें एक्चुअली प्रोग्राम को स्क्रैच से नहीं लिखना चाहिए, हमें अपना प्रोग्राम स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स में ही लिखना चाहिए, और जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम उसे अपने पुराने मॉड्यूल को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड हम उसे फिर से लिखें। हमने जैसे सपोज करिए एक आउटपुट प्रोग्राम के लिए लिख दिया है, या एक बिग प्रोग्राम के लिए लिखा हुआ है, या हमने एवरेज के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, ऐसे हम फैक्टोरियल के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, पावर निकालने के लिए प्रोग्राम बनाया, ऐसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम बना लिए हैं। और मेरा तो आप लोगों से यही एडवाइस है, आप यहाँ पर कम से कम 6th सेमेस्टर तक सारी चीजें को आप एक अपने सेट ऑफ मतलब बुक्स जैसा समझिए और उसे अपने लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करिए। जब भी आप इस कॉलेज से फील्ड में जाएंगे तो आपको अपनी ही लाइब्रेरी काम आएगी जो आपने अभी मेहनत से बनाई है। तो याद रखिए कि ये जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको क्या करिए, आप अपने एक गूगल ड्राइव में डालते जाइए और बिल्कुल अच्छे से नाम लिख के डालते जाइएगा, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो हम वो नाम को सर्च करें और हमें याद आ जाए कि इसमें लॉजिक कौन सी पड़ी है। आप इतना अगर काम करके रख लेंगे पहले से, ये होमवर्क हो रहा है, ये आपकी इंडस्ट्री में वर्क करने का होमवर्क कहलाता है। तो कभी भी इस होमवर्क को आप यूज कर सकते हैं। बार बार इंडस्ट्री में आप जाएंगे
तो आपको फिर से प्रोग्राम लिखने को बोलेंगे, तो आप चाहे तो अपने पुराने प्रोग्राम को ही वहाँ पर यूज कर सकते हैं, पुरानी लॉजिक को आप यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हैं वो फील्ड में डायरेक्ट लगेंगी, तो उस केस में आप आज से ही उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनर से कहीं पर उसका लोकेशन फिक्स करके रखिए। देखिए, लोकल ड्राइव में रखेंगे तो क्या दिक्कत होगी कि आप जहां पर भी जाएंगे तो अपना लोकल ड्राइव नहीं ले जा सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास में अगर गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव में अगर आप एक फोल्डर बना लीजिए, सी प्रोग्रामिंग के फोल्डर, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के फोल्डर, जावा के फोल्डर, पाइथन के फोल्डर, तो जब भी आपको जिससे जरूरत पड़े आप वहां से उस चीज को, कम से कम अपनी चीज को तो आपको लेना ही चाहिए। दूसरों की तो आप लेते आ रहे हैं, अपनी चीजों को भी तो लेना सीखो। तो मेरे ख्याल से हमें अब इसको थोड़ा सा मोटिवेट आपको करना पड़ेगा। तो ये दूसरा एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या था कि हम अपने कोड को रिडंडेंट कर सकते हैं, रिडंडेंट कोड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हमें स्क्रैच में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस कारण से मेरा जो डेवलपमेंट टाइम है और मेरी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब वही है कि आप अपने प्रोग्राम को कितना जल्दी बना के अपने अपर जो भी अथोराइज पर्सन है उसको दे रहे हैं, तो वो जितना आप जल्दी देंगे वो आपको दूसरा काम भी जल्दी से देगा। और जितना इस तरीके का आपका करस्पॉन्डेंस रहेगा आपको उसका क्रेडिट मिलता जाएगा, और क्रेडिट के लिए ही तो अपन लोग को काम करना है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब देखिए तीसरा एडवांटेज क्या है। तीसरा एडवांटेज ये है कि हम जो कर रहे हैं डेटा हाइडिंग का काम करते हैं। तो जो डेटा हाइडिंग हम कर रहे हैं इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सिक्योर हो जाएगा। हम सिक्योर प्रोग्राम बना सकते हैं, ना कि हम इनसिक्योर प्रोग्राम बनाएं और हमारा सारा जो मेथड है, सारा डेटा है वो दूसरे लोग यूज करें। तो हम अपने प्रोग्राम को डेटा हाइडिंग कंसेप्ट में बनाना चाहिए, जो कि आपके प्रोग्रामर को हेल्प करता है सिक्योर प्रोग्राम बनाने में। और ये आपको cannot be invented by the code in the other part of the program। तो आपके प्रोग्राम को दूसरे दूसरे लोग यूज ना करें, इस कारण से आपको अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा सिक्योर बनाना ज्यादा जरूरी है। नाउ तीसरी बात, चौथी बात ये है कि इसके अंदर में आप मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हैं, यानी एक इंस्टेंट बनाएंगे उसका मल्टीपल इंस्टेंट भी बना सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, आपको फायदा ये होगा कि आपको जो भी एक आपने बनाया है इंस्टेंस, उसको दूसरे इंस्टेंस से आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो आप एक चाहे तो अपने जैसा ही कोई अलग से एक छोटा सा रॉबोट टाइप का कंसेप्ट बना सकते हैं। जो आप सीख रहे हैं वो भी सीख रहा है। अब दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कभी वो आपको भी सिखा सकता है और कभी आप उसको सिखा सकते हो। तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो आप उसे अपने डुप्लीकेट से आप ले सकते हैं। तो मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब यही है कि आप एक ऑब्जेक्ट का दूसरी कॉपी कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी कॉपी हम बना के रखते हैं। जैसे हम बैकअप का कंसेप्ट समझते हैं कि हमने मेमोरी का क्या लिया है, बैकअप लिया है। क्यों? क्योंकि जब भी मेरी मेमोरी अगर कभी एक्सीडेंटली कहीं पर डिस्टर्ब हो जाती है तो मैं अपने बैकअप से अपनी एंट्री को फिर से एग्जिस्ट कर सकता हूँ, फिर से खड़ा कर सकता हूँ, फिर से यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके की जो चीजें हैं कि मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू को एग्जिस्ट विदाउट एनी इंटरफियरेंस। इसका मतलब यही है कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको वो दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, उसका इंटरफेरेंस किसी के साथ किसी का भी नहीं होगा।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर बनाते बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहे हैं, फिर पता चला कि सारी चीज आपकी खिचड़ी हो जाएगी। तो खिचड़ी का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, हमने जो भी खाना खाया अगर उसे हम, जैसे खिचड़ी कब खाते हैं, खिचड़ी भैया तब खाते हैं बीमार होते हैं समय, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत स्वस्थ है तो हम अपने 56 भोग का ही यूज करते हैं। तो ये जो 56 भोग है, देखिए आपके सामने वो 56 है, लेकिन जैसे ही वो आप खाते हैं तो सारा एक हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन सबके बीच में इंटरफियरेंस नहीं है, कोई भी किसी के बीच में इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। तो वो आपके काम की चीज है। अगर हम सब खिचड़ी बनाने में लग जाएंगे तो फिर क्रिएशन का काम कौन करेगा भाई। तो इनोवेशन का काम है, क्रिएशन का काम है, ये सारा काम तो भाई तभी हो सकता है ना जब आप अपने काम को दूसरे काम से अलग रख सको। अगर आपका काम दूसरे काम से इंटरफेयर हो रहा है तो आप बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे, आप कोई भी नया काम नहीं कर पाएंगे, है ना। जब आपको ये बोला जाता है कि भाई क्लासरूम की टीचिंग, आपकी जो भी अभी आप पढ़ रहे हो घर में ही बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप अपना घर जैसा कंसेप्ट नहीं बनाना है यहाँ पे, उसको अपने कॉलेज जैसा ही काम करना है, इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंटरफियरेंस होता है तो मान के चलिए कि आप कोई भी अच्छी चीज नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल और केवल खिचड़ी बनाने का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, वो मत करिएगा। अगर आप करेंगे तो आप कोई भी चीज सीख नहीं पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये बहुत फायदा है कि हम ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वर्क कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से किसी को भी किसी का प्रॉब्लम या इंटरफेरेंस नहीं होने से डिस्टरबेंस नहीं होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ये है हमारे पास है कि इट इज पॉसिबल टू मैप ऑब्जेक्ट इन ए प्रॉब्लम डोमेन टू दोस इन ए प्रोग्राम, ठीक है। हम अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट जो है आपका, उसको हम मैप कर सकते हैं प्रॉब्लम डोमेन से। हम प्रॉब्लम डोमेन से अगर मैप कर सकते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेगी। अदरवाइज प्रॉब्लम का प्रॉब्लम यानी कि मेटा प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम का पहाड़ खड़ा हो जाता है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को एज ए प्रॉब्लम बेस्ड काम करने लग जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्यूशंस निकल के आ सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज क्या है कि ये आपके जो भी प्रोग्राम आप बनाते हैं तो वो पार्टीशंस कर सकते हैं। तो इट इज इजी टू पार्टीशन द वर्क इन ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। हम अपने को पार्टीशन बेस में काम कर सकते हैं कि भाई फ्रॉम 1 to 10 ये प्रोजेक्ट होगा, 11 to 20 ये दूसरा प्रोजेक्ट होगा, 21 to 30 तीसरा प्रोजेक्ट, हम उसको पार्टीशंस कर सकते हैं। तो पार्टीशन करने से किसी भी किसी को डिस्टरबेंस नहीं होता है। इसी तरीके से डेटा सेंटर डिजाइन अप्रोच, हमारा जो प्रोग्राम बन रहा है वो प्रोसीजर सेंटर डिजाइन अप्रोच है कि डेटा सेंटर डिजाइन अप्रोच है। डेटा सेंटर का मतलब है व्हाट, और प्रोसीजर ओरिएंटेड सेंटर डिजाइन अप्रोच का मतलब है हाउ। तो आप सही सोच रहे होंगे कि हमारा जो कंसेप्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में था सी के साथ था, वो हाउ का कल्चर होता था। उसमें एक्चुअली देखा जाए तो सेंटर डिजाइन अप्रोच क्या था, दैट इज द प्रोसीजर, दैट इज द योर एल्गोरिथम था। लेकिन यहाँ पे आपका जो सेंटर डिजाइन अप्रोच क्या है, वो डेटा है, यानी आप डेटा को किसी भी तरीके से सिक्योर करना है। और ये होने से फायदा क्या है कि ये आपके प्रोग्राम को enables टू कैप्चर ए मोर डिटेल ऑफ मॉड्यूल इन द इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म। तो ये इम्प्लीमेंटल फॉर्म में हमें बहुत ज़्यादा इजीनेस दे सकता है। अदरवाइज क्या है कि हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि डेटा जो है एग्जैक्टली फील्ड वर्क कहलाता है। जैसे आप अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 साल आप पढ़ाई करेंगे, आपका पहला साल खत्म हो रहा है और 3 साल बचे हैं। अब आपने पूरे साल को काम कर लिया, अब इसमें सपोज करिए कि आपकी जब कई इंडस्ट्री में काम करने की जरूरत पड़ी, अब काम करने की जरूरत पड़ी तो आप इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं हो पा रहे,
आप अपने पढ़ाई को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्किंग में, तो ऐसी पढ़ाई का काम नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आप उतनी अच्छी करिए जितनी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आपकी पढ़ाई, क्योंकि देखिए हमारा जो कोर्स है, हमारा जो प्रोफेशनल है, वो एग्जैक्टली क्या है, फील्ड वर्क का है। हम थ्योरी पर बेस नहीं होते हैं। हमारा मैक्सिमम जो काम है वो आपको करके दिखाना होता है, यानी कि थ्योरी शुड बी इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म, है ना, इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको मिल सकता है किसमें, डेटा ओरिएंटेड या डेटा सेंटर डिजाइन अप्रोच, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मिल सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स क्या है। देखिए नेक्स्ट बेनिफिट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है ना, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है कैन बी इजीली अपग्रेड। आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो, छोटे से बड़ा बना सकते हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में दिखने को मिलती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में आप अपने छोटे से कंसेप्ट को आप बड़ा कंसेप्ट बना सकते हैं। आपने एक छोटा एप्लीकेशन बनाया है, उसको आप चाहें तो बहुत बड़ा एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जो ड्रीम देख रहे हैं, जो बेस्ट प्रोग्राम या बेस्ट ऐप बनाने का, वो हम इजीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कर सकते हैं। इसके बाद दो और इम्पोर्टेंट इसकी बेनिफिट्स है। पहला एप्लीकेशन है कि मैसेज पासिंग टेक्निक। भाई कोई भी प्रोग्राम में ये तो कंपलसरी होता ही है कि हमें मैसेज को पास करना पड़ता है। जैसे हमने देखा था अपने उसमें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस देखा था, उसी तरीके की चीजें हम बोलते हैं मैसेज पासिंग टेक्निक। तो मैसेज पासिंग टेक्निक होती है दो ऑब्जेक्ट के कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना। जब भी आपका ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से बातचीत कर रहा है या आपका ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल सिस्टम से बात कर रहा है, तो उसे कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। और उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है बहुत ही ज्यादा आपको रिलायबिलिटी फैक्टर दे सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट बात कर रहा है और वो चीजें लीक हो जाए। तो लीक वाला कंसेप्ट होना मतलब हमारे लिए डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स या फिर हमारा लिमिटेशन बना सकता है। तो हमें अपने सिस्टम को इतना पावरफुल बनाना है, हमारे मैसेज पासिंग को इतना पावरफुल बनाना है, कोई भी उसको एक्सटर्नली उस चीज को डिस्टर्ब ना कर सके। तो यहाँ पे बहुत अच्छे इंटरफेस बन सकते हैं। उस इंटरफेस के द्वारा हम अपना मैसेज कम्युनिकेशन टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बेनिफिट के लिए, कि जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी कैन बी इजीली मैनेज, यानी हम उसको कम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि एक जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम सिर दर्द बनने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना बड़ा सिर दर्द बन गया कि अगर कोई चीज उसमें आपको सॉल्व करनी है तो आप सॉल्व ही नहीं कर सको। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना स्मूथ और कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप उसे अच्छे से मैनेज कर सको। तो ये हमने आज समझा कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब हम लास्ट एक दो टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, जो वो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है और ऐसे कौन से एप्लीकेशंस हैं जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेजेस हैं इसको हम कुछ पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं और किसी को हम फुल्ली यानी कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो अभी तो इसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं किया है, लेकिन आप C++ को पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में आप सी जैसा भी कंसेप्ट बनाते हैं। सी जैसा कंसेप्ट कैसा, मतलब इसके अंदर आप प्रोग्राम विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट के भी बना सकते हैं।
तो ऐसे प्रोग्राम को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड बोलते हैं और ऐसे प्रोग्राम सी प्लस प्लस में बन सकते हैं। लेकिन जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपकी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, क्योंकि इसके अंदर आप सी जैसा प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। यानी कि जावा में सबसे पहले ऑब्जेक्ट से ही इसका एक्चुअल स्टार्टिंग होता है। इसी तरीके से पाइथन में भी टू का कंसेप्ट है, विजुअल बेसिक है, डॉट नेट है, रूबी है, स्काला है, पीएचपी है, क्रूल है, डेल्फिन है, ईफिल है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको इस तरीके का कल्चर देती है। तो हम लोग मतलब इन तीनों के ऊपर देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे लिए बहुत इजी है बनाना कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जैसे हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, क्लास कैसे बनाना है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे बनाना है, इनहेरिटेंस कैसे बनाना है, डेटा हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन कैसे करना है, डायनेमिक बाइंडिंग कैसे करनी है, मैसेज पासिंग, ये सारी चीजें हम चाहे तो इन तीनों लैंग्वेज पर एक दूसरे की देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम सी प्लस प्लस में देखेंगे क्योंकि हमारा ये कल्चर समझने का है। हम एडवांसमेंट में एकदम से नहीं घुस जाना चाहिए। अगर एडवांसमेंट में घुस गए तो हमारे पास में फंडामेंटल चीजें थोड़ी सी दिक्कत होती है। पाइथन में बेसिकली अभी जो पाइथन है ये मदर लैंग्वेजेस में आ रहा है। पहले क्या था आपका, इसी तरीके से दूसरे लैंग्वेजेस जैसे सी को हम पहले मदर लैंग्वेजेस में लाते थे क्योंकि हर बच्चे को सी सीखना जरूरी होता था। अब हर बच्चे को पाइथन सीखना जरूरी होता है। तो उसको सी और सी प्लस प्लस ना आता हो, जावा ना आता हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर किसी को आज के डेट में पाइथन ही आता है तो वो बहुत एडवांसमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर आप सी प्लस प्लस जावा सीख रहे हैं तो आपके पास में दूसरे ऑप्शन भी और बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन। देखिए, एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है रियल टाइम सिस्टम, है ना। अभी तक हमने जो देखा है, जो आप देखते आ रहे हैं रियल टाइम सिस्टम, जैसे क्रिकेट आईपीएल की बात करें तो ये रियल टाइम सिस्टम पर काम हो रहा है। यानी जैसा हो रहा है वैसा दिख रहा है और उसी पर आप एक्शन ले रहे हैं, इसलिए इसको रियल टाइम सिस्टम की बात करते हैं। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, आप अपने इवेंट को इतना बढ़िया सिमुलेट कर सकते हैं, उसे इतना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो जैसा दिखता है वैसा ही हम समझ सकते हैं। यानी आपके पास में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली कहीं पर चीज को समझें, आप उसको लॉजिकली भी सिमुलेट करके देख सकते हैं कि भाई इस तरीके से ये चीज यूज होती। जैसे कार को चलाना है तो कार को मैं अगर सिमुलेशन के द्वारा आपको सिखाता हूँ तो मान के चलिए कि आप ई कार इजीली सीख सकते हैं। आपको प्लेन सिखाना है तो मुझे सिमुलेशन करवा देंगे तो आपको बहुत जल्दी सीखने को मिल सकता है। तो रियल चीज को समझने के लिए पहले हमको सिमुलेशन मॉडलिंग का भी कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से बन सकता है। हमें डेटाबेस को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बनाना चाहिए। हमें इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम इसको डायरेक्टली अपने प्रोग्रामिंग में बैकएंड का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में दो एंड होंगे, एक होगा फ्रंट एंड और दूसरा होगा बैक एंड। तो फ्रंट एंड से और बैक एंड से प्रोग्राम आपका एक्चुअल में आपके इंडस्ट्री में बनता है। तो उसके बैकएंड में जो बन रहा है वो डेटाबेस कहलाता है। तो डेटाबेस आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी बना सकते हैं। तो डायरेक्टली वो डेटाबेस आपके प्रोग्राम में अटैच हो सकता है। आप अपने प्रोग्राम में हाइपर टेक्स्ट बना सकते हैं, हाइपर मीडिया बना सकते हैं, हाइपर एक्सपर्ट टेक्स्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके के टेक्स्ट और मीडिया को आप एक्चुअली इम्बेडेड कर सकते हैं। डायरेक्टली उसकी प्रोग्राम लिखने की आपकी कल्चर कम कम होते जाएगा। हाइपर टेक्स्ट जिसे आप समझ ही रहे होंगे कि आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर एक और टेक्स्ट को यूज करके जब क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में जा सकते हैं। तो इस टाइप की चीज को अपन हाइपर टेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा एरा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, एक्सपर्ट सिस्टम का चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी आप सोचिए कि इंटेलिजेंस को भी आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं।
ये बहुत टिपिकल बात होती है कि ह्यूमन के ब्रेन को समझना, ह्यूमन के ब्रेन को समझना, ह्यूमन के एक्टिविटी को समझना और उसको वो फिर से आपके किसी दूसरे मतलब जैसे रॉबोट हो गया या कोई दूसरे सिस्टम में उसको यूज करना, तो ये आपका कंसेप्ट एक्सपर्ट सिस्टम जैसा बन जाता है। अभी मेरे को क्या है कि न्यूरल नेटवर्क यानी कि डीप लर्निंग की बात करनी है, तो डीप लर्निंग किससे करेंगे? न्यूरल नेटवर्क एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग से करेंगे। यानी कि आपको मैक्सिमम चीजें जो टेक्स्ट बेस्ड ना होके ग्राफिक्स बेस हो सकती हैं। आपके सामने में कोई मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया और आपसे बोला कि भाई ये बताओ क्या है, तो आप इमीडिएटली बता सकते हैं ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है। इसी तरीके से अगर ये चीजें मुझे अपने रॉबोट से काम करानी है तो मुझे डीप लर्निंग करनी पड़ती है। तो डीप लर्निंग आप न्यूरल नेटवर्क से कर सकते हो, है ना। जैसे आपके यहाँ न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में, वैसे ही कंप्यूटर में भी हम न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। हम अपने प्रोग्रामिंग को पैरेलल बना सकते हैं फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए। तो जब भी हमें फास्ट कोई एग्जीक्यूशन करना है तो हमें पैरेलल प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। मतलब एक समय में एक से ज़्यादा उस तरीके की चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, तो सारी की सारी जब एक साथ एग्जीक्यूट होगी तो हमें रिजल्ट जल्दी समझ में आएगा। एक होती है पाइपलाइन प्रोग्रामिंग, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो रन होती जाती है। तो पाइपलाइन प्रोग्रामिंग में हमें चीज़ें ऐसे दिखेंगी कि वो धीरे धीरे एक के बाद एक खत्म हो रही है, लेकिन पैरेलल प्रोग्रामिंग में तो हमें बहुत फास्ट ऑप्शन मिल सकता है। तो ये हम यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सब एडवांस प्रोग्रामिंग में आता है। तो इसके लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन जो हम कल्चर समझ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो इसके अंदर ही पूरा आ जाता है। अलग से इसे करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद हमें समझना है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे ऑफिस को ऑटोमेट करना, हमारे ऑफिस में डिसीजन को ऑटोमेट करना। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। उसके अंदर में ये सब फीचर्स आते हैं कि आप अपने जो भी सिस्टम है उसे आप डिसीजन एंड ऑफिस वर्किंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल आप जाएं और काम हो, आपके बिना भी काम हो सकता है। इट इज ए वन ग्रेट थिंग कि आपके बिना भी अगर ऑफिस में काम हो जाए तो आप सोचिए कि आपका कितना बड़ा सिस्टम बन रहा होगा जो आपके बिना भी आपके जैसा ही काम कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एप्लीकेशंस में आती है। इसके बाद आता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो जब हम कंप्यूटर के द्वारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस केस में हमें ऑब्जेक्ट यानी कि आपके पास वॉट का कल्चर होना चाहिए। तो ये आप इजली इसमें बना सकते हैं कि जब भी हमें कोई भी कंप्यूटराइज वर्क करना है तो हम इसमें काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका कैड और कैम आता है। तो जो कैड होता है ये आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है। तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो ड्राइंग बनते हैं, बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर्स हैं, वो इसका हेल्प लेते हैं और इस हेल्प के द्वारा ही वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के द्वारा वो अपनी प्लानिंग को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये कैड का कंसेप्ट है भाई, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो जो पेंट ब्रश होता है उसका सबसे बड़ा रूप ये आपका ऑटो कैड जैसा कंसेप्ट होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसको बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत सिखाया जाता है, लेकिन आप सीखना चाहें तो आप भी सीख सकते हैं और उसके बाद आप उसी तरीके का आउटपुट भी दे सकते हैं। फिर एक आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इंडस्ट्री में आपको एक्चुअली एक कैम की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आजकल ऑटोमेट होती हैं, आपको वहाँ पर खुद को करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उस केस में हम इस कैम की ज़रूरत करते हैं। ड्राइंग के लिए कैड होता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका स्कैम होता है। और जब इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग करनी है तब आपका स्टीम हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझते हैं।
तो मेरे ख्याल से आज हमने ये दो इम्पोर्टेंट बात और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हो सकती हैं उसको हमने समझ लिया है। तो हम इजीली अब अपने दूसरी चीज़ों को भी समझने के लिए अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट दिस इज द यूर कंप्लीट थॉट ऑफ द दिस स्लाइड। तो ये स्लाइड मैं यहाँ पर आज खत्म कर रहा हूँ और दूसरी स्लाइड फिर से एक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं, भले 5 मिनट की बात है, फिर अपन उसको और आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। तो लेट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं पहली स्लाइड को अब ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, और अब दूसरी स्लाइड में आपके सामने स्टार्ट करूँगा। तो दूसरी स्लाइड देखते हैं किस प्रकार से रहेगी, देखते हैं क्या दूसरी स्लाइड। तो आपको देखिए दूसरी स्लाइड मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आर यू एबल टू सी द सेकेंड स्लाइड? आपको स्लाइड दिख रहा है पूरा? अब दिख रहा होगा आपको दूसरा स्लाइड भी। यस, हैंड राइज की आपको दूसरा स्लाइड दिख रहा है फिर से। मैं इस पर अब आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, अभी समय है हमारे पास। तो कोई 2-4 स्टूडेंट हाथ ऊपर कर दे जिससे पता चल जाएगा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो सेकेंड स्लाइड आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई स्टूडेंट मेरे को हाँ या ना में जवाब दें, या जैसा भी आपको लगता है आप बताएं, हैंड राइज करके बताएं। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस, ठीक है। कोई दिख रहा है? कोई हाँ बोल सकता है? चलिए दिख रहा होगा। तो लेट आई विल स्टार्ट विद दिस स्लाइड इन विच द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपसे बार बार पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, इसको समझाएं। तो देखिए सबसे पहले हमको कैसे समझाना है, ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल रट के रख लेना है। ठीक है, और रटने के बाद इसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए, समझने की कोशिश करिए, तो आपको नॉलेज भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्लास क्लास का मतलब होता है डेटा टाइप, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंस्टेंट ऑफ क्लास। तो पहला डिफरेंस क्या है कि क्लास हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, डेटा टाइप की तरह काम करता है, और ऑब्जेक्ट जो है इंस्टेंस ऑफ क्लास जैसा काम करेगा। ठीक है, जो सेकंड डिफरेंस देखेंगे, क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी लाइफ टू क्लास बन सकता है। यानी अगर हमें क्लास को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है। क्लास खुद कुछ नहीं कर सकता है, क्लास तो केवल ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकता है, और ऑब्जेक्ट जो है आपके क्लास को लाइफ दे सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो क्लास है वो मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये तो केवल आपका एक्चुअली क्या कर रहा है, क्लास आपके ये केवल आपके इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करके छोड़ देता है। मेमोरी एलोकेशन जो डेटा के लिए होती है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होती है। तो ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज मेमोरी लोकेशन। ठीक है, क्लास कभी भी मेमोरी लोकेशन नहीं लेता है। इसी तरीके से हम क्लास को बोल सकते हैं कि ये कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल इन मेमोरी। आप क्लास क्लास को जोड़ नहीं सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हो। यानी कि 3+2 को जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। तो 3 एक ऑब्जेक्ट है, 2 एक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को जोड़ोगे तो आपको मैनिपुलेशन में यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। लेकिन क्लास एक इंट की क्लास है, एक फ्लोट की क्लास है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कोई मिक्स मोड कंसेप्ट नहीं मिलने वाला है।
क्यों? क्योंकि क्लास मेमोरी नहीं लेता है, वहीं पर ऑब्जेक्ट एक्चुअली मेमोरी लेता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप एक डायग्राम से। देखिए हमारे पास में एक एनिमल डायग्राम है, ठीक है। तो ये एनिमल और यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एनिमल का एक डॉग दिख रहा है, एनिमल का एक कैट दिख रहा है, एनिमल का एक मंकी दिख रहा है। तो हम डॉग, कैट और मंकी को ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, और वहीं पर एनिमल को क्या बोलते हैं? क्लास को बोलेंगे। तो ये जो एनिमल क्लास है, इसे लाइफ कौन दे रहा है? ये डॉग दे रहा है, कैट दे रहा है, ये मंकी दे रहा है। तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी, ना कि एनिमल के लिए। एनिमल के लिए तो केवल और केवल ऑब्जेक्ट जनरेट करने तक का ही काम होता है, उसके आगे उसे इम्प्लीमेंट और उसे लाइफ देने का, क्रिएट करने का। जैसे डॉग है तो भाई डॉग क्रिएट होगा, डॉग डिस्ट्रॉय होगा। कैट, डॉग, कैट और डॉग के बीच में हम डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। कैट और डॉग में हम देखेंगे कि भाई मंकी का किस तरीके का बिहेवियर बन सकता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम कर सकते हैं। इस एनिमल क्लास में हमारे पास केवल मेथड्स रहेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। एक और डायग्राम देखेंगे हम। देखो यहाँ पे मैं आपको आई डायग्राम बता रहा हूँ, आज सेकंड डायग्राम देखो। अब यहाँ पर आपको एक क्लास दे रहा हूँ मैं, कार, ठीक है ना। ये आपका ब्लूप्रिंट बन रही है। अब ये जो ब्लूप्रिंट कार की बनी है, इस कार से देखो एक मारुति कार बन गई, एक हुंडई कार बन गई, एक महिंद्रा कार बन गई। तो ये जो कार आपके सामने दिख रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये चलेंगी। ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास में जो कार दिख रही है ना, ये चलता वलता नहीं है भाई, ये ब्लूप्रिंट है, ये केवल थॉट कहलाता है। ये आपका क्या है? थॉट है केवल। लेकिन एक्चुअल ड्रीम तो ये है हमारा भाई, मारुति कार हमारी ड्रीम है। आपकी जो हुंडई कार है ये ड्रीम है, महिंद्रा कार ये ड्रीम है। तो इसको मुझे कंपेयर करना है कि भाई इसमें प्राइस में कौन सा छोटी प्राइस है, ये कौन सी बड़ी प्राइस है, कलर वाइज कैसे काम करते हैं, इसमें कैपेसिटी वाइज कैसे काम करता है, या फिर इसका हमको इस तरीके से कुछ कंपेरिजन करना हो तो हम कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं लास्ट, कि एक मेरे पास में एग्जाम्पल है क्लास, जिसको हम बोल रहे हैं क्लास। यहाँ पर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। जो क्लास मेरे पास क्या है? स्टूडेंट क्लास है भाई। इस स्टूडेंट क्लास में ये छोटे छोटे मेरे बच्चे आ गए, ठीक है ना। तो ये सेकेंड सेम वाले बच्चे नहीं है, ये और छोटे बच्चे आ गए, ठीक है। उन बच्चों का नाम क्या है, उन बच्चों का रोल नंबर क्या है, उन बच्चों का नेम क्या है ना, इस तरीके की चीजें है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सेट नेम और पैरेंथेसिस, और ये सेट रोल नंबर पैरेंथेसिस। तो इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है? नेम एंड रोल नंबर और सेट नेम एंड सेट रोल नंबर। तो इसमें डिफरेंस किसी को अगर समझ में आ रहा है तो हाथ ऊपर कर लीजिए, और अगर सही समझ में आ रहा है तो भैया मैं उसको पूछने के लिए भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर ये दोनों चीजों में डिफरेंस बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कि नेम और सेट नेम, रोल नंबर और सेट रोल नंबर। तो इसमें जो आप समझ रहे हैं ना, मैं भी वही समझ रहा हूँगा कि जो नेम है ना ये डेटा मेंबर है, और जो सेट नेम है ना ये मेंबर फंक्शन है। रोल नंबर क्या है? आपका डेटा मेंबर है, और ये सेट रोल नंबर क्या है? आपका मेंबर फंक्शन है। तो ये मेरी क्लास हो गई भाई, और इस क्लास में ये शरारती बच्चे मेरे जमा हो गए। एक का नाम आदित्य है, तीसरे का नाम आदि है, एकता है, अमन है। तो ये सब चार जो आपको शरारती बच्चे दिख रहे होंगे, आप तो शरारती इतने नहीं है। तो इन बच्चों का बेसिकली टर्म क्या है? ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्ट को ही हमें समझना है और अपने माइंड में डेवलप करना है। अब मेरे को बताइए भाई, आपको ये चीजें सब समझ में आ गई होंगी आज की, भाई क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी लाइव कल्चर है ना। इन लाइव कल्चर को ही हमें प्रोग्रामिंग में एक्चुअल में बनाना है। तो जल्दी से हैंड राइज करिए किस किस को, पूरे लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टूडेंट बचा है क्या जो आज इसको नहीं समझ पाया होगा?
नहीं बचा होगा। सारे बच्चे एक एक करके हाथ ऊपर कर दिए हैं, तो वेरी गुड। तो लेट वेरी फर्स्ट आई विल टेक ए अटेंडेंस, फिर आप यहाँ पर लीव हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए